नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपके सामने मैथमेटिक्स का सिलेबस सामने खोल रखा है। एक्चुअली ये एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स का सिलेबस है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सिलेबस के साथ में इंट्रोड्यूस कराऊंगा और सारा का सारा सिलेबस जो है आपका एलटी ग्रेड का आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि एलटीग्रेड वैकेंसी आ ही चुकी है, तो इसके सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। उसके साथ ही इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम इसकी रणनीति के बारे में बात करेंगे। आज इसकी हम जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी रणनीति होगी हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एलजेब्रा आपका पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट आपका एलजेब्रा है जिसके अंदर आपका लिया जाएगा, एक सेकेंड, एलजेब्रा में आपका आएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एपीजीपी एचपी जो कि आप अच्छे से जानते होंगे। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड का सिलेबस काफी हद तक सेम है। बस एलटी ग्रेड में कुछ एक टॉपिक्स हैं जैसे कि रेजिड्यू है, वो एक्स्ट्रा आ जाता है। कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट जो है वो इसमें एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। एपीजीपी आपको पता ही है कि ये हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर, ये तो आपको पता ही होगा कि ए क्यूब जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब एंड सो ऑन, एन का क्यूब जो होता है जिसका फॉर्मूला रहेगा एन एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जाएंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये तो हर एक एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से सवाल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आगे बात करते हैं, तो आगे है बाइनोमियल थ्योरम, मोस्ट ऑफ द फेवरेट एलटी ग्रेड एंड यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम। आपका बाइनोमियल थ्योरम चाहे एलटी ग्रेड हो या चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका कोई और एग्जाम हो, बाइनोमियल थ्योरम से कम 2 क्वेश्चन आपके आना तय है। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है बाइनोमियल थ्योरम। साथ ही साथ अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज से ही काफी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। बाइनोमियल से तो पूछे ही गए थे, साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक से ही पूछ लिए गए थे। ये तो था आपका बेसिक जो आपने पढ़ा था कि आपका एपीजीपी एचपी है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, बाइनोमियल थ्योरम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये तो आपका है। अब जो हम कहते हैं सेट, यहाँ पे एलजेब्रा लिखा हुआ है, एलजेब्रा का एक पार्ट रहता है सेट। ठीक है, तो सेट का सारा यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है। एलजेब्रा ऑफ सेट्स, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रिलेशन एंड फंक्शन, एक क्वेश्चन 110% इससे आता है। ठीक है, चाहे वो रिलेशन से आए, चाहे फंक्शन से आए, या फिर दोनों से ही आ जाए, और जरूरी नहीं है कि एक ही आए, एटलीस्ट एक तो आना कंपलसरी है, याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ओके, अब जब आप रिलेशंस पढ़ेंगे तो सादा पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस क्या है, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। और फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको फंक्शन के बारे में पता होगा, जैसा कि उन्होंने बोल रखा है कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की। अब फंक्शन के भी टाइप्स होते हैं, जैसे वन वन फंक्शन है, ऑन टू इनटू फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। कंपोजिशन ऑफ, जैसे कि आपने देखा होगा 2 फंक्शन दिए हुए होते हैं जैसे कि एफ एक्स और जी एक्स होता है, तो वो पूछ लेते हैं एफ ओ जी। ठीक है, एफ ऑफ जी पूछ लेते हैं, तो उसको कहते हैं हम कंपोजिशन फंक्शंस। याद रखिएगा क्या रहती है हमारे कंपोजिशन फंक्शंस। इनवर्स आईटीएफ, इनवर्स, सॉरी आईटीएफ नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्री की बात हम बाद में करेंगे। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, जैसे आपने देखा होगा कि हम एफ निकालते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है, फंक्शन के साथ साथ में ही हम उसका इनवर्स निकालते हैं, एफ इनवर्स निकालते हैं। कभी कभार इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपसे डोमेन और रेंज पूछ ली जाती है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा पूछ लेगा कि डोमेन और रेंज क्या है, और बच्चा 100% उसमें घूम जाएगा, क्योंकि फंक्शंस ऐसे होते हैं तो उनका डोमेन और जो रेंज है उसको अगर आपको पता नहीं है फाइंड आउट करने का तरीका तो आप निकाल नहीं पाएंगे। और रेंज, या फिर मैं उसको कहूँ कोडोमेन, कोडोमेन या रेंज जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है आपकी इनवर्स फंक्शन का यूज करके। अगर आपका फंक्शन इनवर्सिबल है तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे इनवर्स फंक्शन को पढ़ना भी बहुत जरूरी होगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट, ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे 4 प्रकार के बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। ग्रुप, ग्रुप तो आपने पढ़ा ही होगा, हालांकि ग्रुप में ज्यादा कुछ नहीं है, ग्रुप, सब ग्रुप,
नॉर्मल सब ग्रुप, क्यूसेंट ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। मोस्ट ऑफ द फेवरेट मैं अगर आपसे बोलूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो फेवरेट है वो क्या है, वो है आपका ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इससे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। एक एलिमेंट दे देंगे जिसका आपको ऑर्डर दे देंगे, फिर पूछेंगे एक दूसरा एलिमेंट है कि आप उसका बताइए, या फिर कोई एक ग्रुप दे देंगे उसका ऑर्डर आपको बता देंगे कि ग्रुप है इसका ऑर्डर ये है, उसका एक एलिमेंट ये है तो आप इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप आपको पता होगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना होगा। इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करें परमुटेशन ग्रुप, ये आपके टीजीटी पीजीटी में नहीं आता लेकिन एलटीगेट में एक्स्ट्रा है। क्या चीज है आपका परमुटेशन ग्रुप, इवन एंड ऑड परमुटेशन। अब ये एक्चुअली कहाँ का है, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन में आपने अगर बीएससी मैथ से की हुई है तो आपके फर्स्ट ईयर में आपको एक एलजेब्रा नाम का, एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री नाम का पेपर हुआ करता था जिसमें आपका इवन एंड ऑड परमुटेशन पढ़ाए गए थे, अगर आपको याद है। ठीक है, तो हम ये चीज वहां से कवर अप कर लेंगे। लैग्रेंज थ्योरम बहुत पुरानी हो चुकी है एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, अब ग्रुप की बात हो और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात ना हो तो ये तो अधूरा है। ठीक है ना, ग्रुप की बात होगी तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात तो अपने आप ही हो जानी है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में आगे हम बात करते हैं डिटरमिनेंट की। ठीक है ना, डिटरमिनेंट का पार्ट है वो भी आपके अलजेब्रा के अंदर ही आएगा। तो हम देखें डिटरमिनेंट में क्या है, इन्होंने साफ लिख रखा है डिटरमिनेंट में जितना भी कुछ आता है वो सब का सब एक ही बार में आ जाएगा डिटरमिनेंट। ये एक्चुअली मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट वाला पार्ट है, इसमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन थोड़ा सा एबव ले लें। ठीक है, अगर मैं बात करूं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा नया रहेगा आपके लिए। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं पता होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ठीक है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल मेथड होता है, एक एक्लॉन फॉर्म होती है और एक दूसरा क्या होता है आपका माइनर मेथड। तो मैं आपको तीनों के तीनों मेथड कराऊंगा रैंक फाइंड आउट करने के, क्योंकि एक्लॉन फॉर्म जो है वो आपकी सबसे फास्ट रिजल्ट देती है। एक्लॉन फॉर्म को करना थोड़ा आसान रहता है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम है। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल हम तब बात करेंगे जब आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तीन आपको लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी और पूछेगा कि ये यूनिक सोल्यूशन है, मैनी वन है, ठीक है, या नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तब हम यूज करेंगे नॉर्मल मेथड का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन याद रखना मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो तीन इक्वेशन आएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, कि आप उसको सॉल्व किए बिना उसका आंसर ले आए। ठीक है, गलती बिल्कुल भी मत करना है एग्जाम में कि आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑब्वियस सी बात है आने हैं, और मोस्ट ऑफ द फेवरेट इज कैले हैमिल्टन थ्योरम। आपसे कोई पूछेगा नहीं कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है क्या नहीं है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं, आप पूरा मैट्रिसेस सॉल्व करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम के आधार पे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैट्रिसेस को कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके कितना इजीली सॉल्व किया जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है कैले हैमिल्टन। बात करते हैं रियल एनालिसिस की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि इसमें कुछ चीजें बढ़ के आती हैं। जैसे आपको पता होगा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ओके, ये तो ऑब्वियसली बात है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, ठीक है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं, कॉची सीक्वेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पूरा आपके सिलेबस का ये बीएससी का पार्ट का है। बीएससी में आपके ये पढ़ाया गया था सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक चैप्टर था जिसमें आपको सारा कुछ चीज पढ़ाई गई थी। सारे टेस्ट आपको पढ़ाए गए थे, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज एंड सीक्वेंस आपको पढ़ाया गया था। आपको उसमें कई सारे टेस्ट पढ़ाए गए थे, जैसे कि आपका कंपैरिजन टेस्ट था, ठीक है, कॉची रूट टेस्ट था, डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट था, लेबनीज टेस्ट था, रूबीज टेस्ट था, और लॉगरिथमिक टेस्ट था, डिमॉर्गन था, ठीक है, बटन टेस्ट था, अल्टरनेटिव सीरीज जो होती हैं। और इसमें एक चीज और पूछी जाएगी, हालांकि इसमें मेंशन नहीं है लेकिन वो चीज पूछी जाती है, वो क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज और सीक्वेंस।
कि कोई भी चीज जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होगी या डाइवर्जेंट कब होगी या कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगी। ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगी या फिर और आपकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कब होगी, तो वो मैं आपको इसमें कराऊंगा जब मैं आपका सिलेबस शुरू करूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या है। आगे बात करते हैं हम लेबनीज टेस्ट। अगर हम देखें वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस के सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सारे के सारे फिलहाल प्राइवेट हैं, मैं उसको पब्लिक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से उनकी रिवाइज करा दूंगा मैराथन में। तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन विद वेक्टर्स जैसे कि क्या रहते हैं, डॉट एंड क्रॉस, डॉट और स्केलर जो रहता है आपका, डॉट एंड क्रॉस वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड थ्री वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, जैसे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है या फिर आपको एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है वेक्टर्स के हेल्प से, तो वो उस टाइप का उसके एप्लीकेशंस होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नॉर्मली कोई नहीं बताता, वो क्या है, वो है वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये क्या है, एक्चुअली इसको हम वेक्टर कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस में जो आपने अब तक सुना वो सिंपल वेक्टर था कि डॉट प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो सकता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो सकता है, बस आप इतना ही पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, कुछ कई कंडीशंस होती हैं उनको पढ़ते हैं, जैसे टॉर्क है, मूवमेंट है, आप उस चीज को पढ़ते हैं। टॉर्क और मूवमेंट फेवरेट है यूपीटीजीटी पीजीटी एंड इंटीग्रेट डीआईसी आल्सो। ठीक है, तो उसको करना जरूरी है, उससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था जिसका आंसर 40 और -40 आ रहा था। एक्चुअली उसका आंसर -40 था, लेकिन क्या था उसमें ये करना था कि ए बी क्रॉस एफ करना था। लोगों ने करा होगा 100% एफ क्रॉस ए बी, तो एक माइनस का आंसर आ रहा था, मैग्नीट्यूड बराबर आया, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होंगे उन्होंने 40 चूज किया होगा। वो इंपॉर्टेंट चीज है, एक माइनर का डिफरेंस है जिसे समझना जरूरी है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत आपकी इसी में रहेगी, कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, ये बच्चों वाला खेल है, आपको पता होगा फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। डिमाइवर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन आपको पता होंगे, कोई नई चीज नहीं है। nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज इन जीपी, याद रखना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, हमारे जीपी सीरीज में होते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है। अब आगे बात करते हैं, उन्होंने कहा कि एक्सपोनेंशियल, डायरेक्ट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हाइपरबोलिक आएंगे, इन आईटीएफ आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, हाइपरबोलिक तो आना ही आना है, ऐसा ना हो कि हाइपरबोलिक ना आए। लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी लिखा हुआ इतना छोटा सा है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखें तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी जो है वो आपकी सिंगल वेरिएबल की जगह इन्होंने डबल वेरिएबल की दी हुई थी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी जो है आपकी डबल वेरिएबल की आएगी, याद रखना। सिंगल की आएगी तो आपके लिए अच्छा होगा कि आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा, लेकिन अगर डबल वेरिएबल की आती है तो थोड़ा सा टफ पड़ने वाला है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये देखिए, कॉची रीमन इक्वेशंस, एनालिटिक फंक्शंस, हार्मोनिक फंक्शंस। अब ये सीआर इक्वेशन जो है बस यही पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आपका मैं कहूँ एक्स्ट्रा है, तो ये बिल्कुल आपका ये पार्ट एक्स्ट्रा है और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपको 2018 के एलिट ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए थे। मैं आपको जल्द ही सबसे पहले प्रिपरेशन कराने से पहले एलिट ग्रेड 2018 का पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आपका सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ एक पार्ट और है, हालांकि ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, इंपॉर्टेंट मैंने आपको कॉम्प्लेक्स में बता दिया क्या चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है, ये आपका कैलकुलस का पार्ट है और ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलस में सबसे पहले देखें लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जैसा कि आपने देखा, और आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है, कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी यहाँ पर भी है और लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपका पार्ट 1 में भी था, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। मैंने आपको बताया था फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के साथ में यहाँ पर एक जगह आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये रहा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो आपका है वो आपका डबल वेरिएबल का है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर है। वो वाला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अलग है, ये वाला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अलग है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये डबल वेरिएबल का है
और जो अब आगे आप देख रहे हैं ये आपके सिंगल वेरिएबल का है। ओके, याद रखिएगा। रूल्स थ्योरम पता होगी, लैग्रेंज थ्योरम पता होगी आपको, और एक और आती है, ठीक है, रोल थ्योरम है। कॉची थ्योरम भी आपसे पूछी जाती है, हालांकि इसमें मेंशन नहीं है तो शायद इसमें ना है, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। एल हॉस्पिटल रूल पता होगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वाह, ठीक है, ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये आपके बीएससी का पार्ट है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल याद रखना, ये टेंजेंट और नॉर्मल लिखा जरूर है, ये टेंजेंट और नॉर्मल सिंपल नहीं रहेगा, ठीक है। जैसा कि आपके 12th स्टैंडर्ड में आपने टेंजेंट और नॉर्मल को पढ़ा हुआ है, आपके टेंजेंट और नॉर्मल जो पूछे जाएंगे वो एक्चुअली आपके वेक्टर वाले पूछे जाएंगे। जैसे कि सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है ऑन अ कर्व, ठीक है। अगर आपको कोई फंक्शन दिया रखा हो तो उसमें आपसे टेंजेंट और नॉर्मल पूछे जाएंगे, लेकिन वो आपके कार्टेशियन फॉर्म में ना होकर वो आपके पोलर में हो सकते हैं, इंटरचेंज फॉर्म में हो सकते हैं, तो वो आपके अलग अलग फॉर्म में होंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आगे बात करें मैक्सिमम एंड मिनिमम, मोस्ट ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है या मैं कहूँ टॉपिक है, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटीग्रेड, आप एनवीएस केवीएस कोई भी उठा लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम से एक क्वेश्चन जरूर आना है, एटलीस्ट एक, मतलब ये नहीं है कि एक ही आएगा, नहीं, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, बट एक तो आना तय है। आगे बात करें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन आएगा। लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, इसके बारे में वो पहले बात कर चुके हैं, इन्होंने तीन बार यहाँ पे मेंशन कर रखा है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, ठीक है। और एक लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सॉरी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुके हैं, तो 3 टाइप हो गए आपके टोटल। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मेंशन उन्होंने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स में कर रखा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी कर दिया है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका पूछा जाएगा। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन याद होंगे आपको, डिफाइनाइट इंटीग्रल होता है और एक आपका फाइनाइट इंटीग्रल होता है, उसके एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे होते हैं, जैसे कि एरिया अंडर द कर्व होता है। अच्छी बात है, इन्होंने क्या एरिया अंडर द कर्व स्पष्ट बोल रखा है, और दूसरा स्पष्ट इन्होंने ये बोल रखा है लेंथ ऑफ अ कर्व। अब ये क्या होती है मैं आपको बताऊं, मोस्टली आप यूट्यूब पे देखेंगे, आपको इसके लेक्चर्स मिलेंगे इधर, ठीक है। लेंथ ऑफ ए कर्व कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, और वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन क्या निकालते हैं। कि कोई एक अब मैं कहूँ आपके पास एक पैराबोला है, आपने काट के इस प्रकार से एक पैराबोला बना दिया, अब मैं इसको बाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करूं, तो इस टाइप से रोटेट करने से जो फिगर बनेगा उस फिगर का मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस टाइप से आप बनाते हैं एक पैराबोला, ये आपका पैराबोला हो गया। अब मैं ये बाई एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो आप रोटेट करते रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक 3D फिगर मिलेगा, उस 3D फिगर का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। आपको कोई ये चीज नहीं कराने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये चीज आपको 100% करना पड़ेगा, आपको ये स्किप नहीं करना है। आगे बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इतना सा नहीं है जितना सा बोल रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अगर आप अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी पार्ट 2 का पेपर उठा के देखें तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर बहुत सारी कैटेगरी आती हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अगर बीएससी का यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये आपके टीजीटी पीजीटी में नहीं आएगा। टीजीटी पीजीटी में मैं बीएससी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी आया हुआ है, मैं उस पर रिसर्च करके आया हुआ हूँ, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पार्ट वहां का है, ठीक है। मैं ऐसे ही यहाँ पे पढ़ने को नहीं बैठा हूँ, मैं पहले रिसर्च करके आया हूँ, मुझे पता है कहाँ से क्या सिलेबस आता है। मेरे पास 2016 से एक्सपीरियंस है यूपी टीजीटी पीजीटी का, एलटी ग्रेड मैंने एक बार देखा है, और एनवीएस केवीएस, ठीक है। अगर आप देखें मेरे पास एटलीस्ट 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये चीज बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं 6 पार्ट की, हालांकि 7 पार्ट इसमें टोटल है, ये सेकंड लास्ट है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या क्या चीज आएगी, तो इन्होंने कहा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसके ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, हालांकि मैराथन में इसको भी कवर कराऊंगा अलग अलग, ठीक है। और इट्स क्लासिफिकेशन एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। सर्किल के जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, वो आपके सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिक लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कॉन्साइडिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको मैं इसमें कराने वाला हूँ।
अब इंपॉर्टेंट क्या आता है, ये सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सेपरेट भी आएगा और ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के आधार पर भी आएगा। ठीक है, ये चीजें तो आप पहले से कर चुके होंगे और मैं यहाँ पे कराने वाला हुआ हूँ। असमतूट की बात करें भाई, असमतूट और हाइपरबोला ये इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया, हालांकि इनको स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने हाइपरबोला बोल दिया, इसका मतलब सारा कुछ इसके अंदर आना है। लेकिन किसी और कर्व की अपेक्षा अगर मैं बात करूं हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला पे दो असमतूट आप देखेंगे कि अगर आप हाइपरबोला बनाते हैं इस प्रकार से, एक बीच में लाइन खींच देंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया और इस टाइप से आपके दो साइड के वो हो गए, तो अब इनको टच करता हुआ अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें और इसको टेंजेंट ड्रॉ करें और ये टेंजेंट जो है इनफाइनाइट पर जाकर अगर टच करता है कर्व को, तो हम उसको कहते हैं असमतूट। ठीक है, तो असमतूट क्या है? असमतूट एक ऐसी स्पर्शी होती है जो कर्व को अनंत पे जाके स्पर्श करती है। ठीक है, तो असमतूट इज अ टेंजेंट विच टच द कर्व एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आपकी अनंत पे जाके स्पर्श करेगी, इसी को हम असमतूट कहते हैं। तो असमतूट आपका हाइपरबोला पर ही पाया जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ओरिजिन, ओके, इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि एक्स वाई एक्सिस में आपने क्या किया कि किसी क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे एक्सेस है मैं उसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं। ठीक है, पहले ऐसे थे, अब मैं चाह रहा हूं कि उसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं। रोटेट करने के बाद क्या हो, ये जो पहला वाला एक्स कॉमा वाई जो पॉइंट था उसके अब नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेट ऑफ एक्सिस। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, जो 0,0 ओरिजिन है ये वाला, अगर मेरा पॉइंट ये है तो हम पूरा जो 0,0 है उसको उठा के पहले यहाँ पे ले जाऊंगा। अब इसके रेफरेंस में, संदर्भ में, मैं जो पहला वाला पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा, तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ओरिजिन। और एक्सिस रोटेट करते हैं तो रोटेशन ऑफ एक्सिस कहा जाता है। डीसीज एंड डीआर ऑफ अ लाइन, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये आपको तीन चीजें रहती हैं, स्फीयर, प्लेन, ठीक है, और सिलेंडर। तो मैं आपको प्लेन, आपको ज्योमेट्री के आधार पे बिल्कुल नहीं कराऊंगा और ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3D के आधार पे प्लेन को पढ़ें, नहीं, मैं आपको अपनी तरीके से पढ़ा के दिखाऊंगा। आप प्लेन को वेक्टर के हेल्प से पढ़ें, और वेक्टर से पढ़ने से ये इतना इजी हो जाता है कि आप मानेंगे नहीं कि आपके 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर बड़े आराम से आ जाता है। ये डॉट प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो और बात खत्म। ठीक है, याद रखना, मैं आपको प्लेन जो है ज्योमेट्री की हेल्प से नहीं कराऊंगा, मैं आपको प्लेन कराऊंगा वेक्टर की हेल्प से। आगे बात करते हैं कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, ये भी सेम वेक्टर के हेल्प से करना है। मैं 3D सारा वेक्टर की हेल्प से ही कराने वाला हूँ। डीसीज एंड डीआरसी आपके वेक्टर की हेल्प से होंगे। कोप्लेनर लाइन, स्क्यू लाइन, ठीक है, स्क्यू लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जो आपकी ना तो टच करती है ना ही इंटरसेक्ट करती हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ओके, कराने वाला हूँ। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इजी है, कोई बात नहीं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है आपका कि v1 v2 v1 डॉट v2 अपॉन मॉड ऑफ v1 v2। ठीक है, या फिर v1 डॉट v2 का अगर आप मॉड निकालेंगे तब भी आपको एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी ही मिलेगी टू लाइंस के बीच का। ओके, इसका भी सेम फार्मूला रहता है। ठीक है, ये सारे रहता है cos थीटा के इक्वल। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका लाइन एंड प्लेन। क्यों? इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जो वैल्यू आपका फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो cos थीटा चल रहा था ना, cos थीटा इज इक्वल टू दिस, तो वो क्या रहेगा, दिस तो रहेगा, तो उधर cos थीटा नहीं रहेगा, लाइन और प्लेन के केस में वो रहेगा आपका sin थीटा, कि sin थीटा इज इक्वल टू v1 डॉट v2 अपॉन मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा किस चीज का, लाइन और प्लेन। प्लेन का दो प्लेन है सेम रहेगा, दो लाइन है सेम रहेगा, कॉस का रहेगा दोनों में। एक लाइन एक प्लेन है, इसका मतलब ये हो गया अब वो साइन थीटा का बनेगा। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ प्लेन, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, फ्रॉम अ प्लेन, ये पूछा जाता है कि एक पॉइंट दे रखा है आपको, ठीक है, 3D में, तो उसकी इमेज ही पूछी जाती है। हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है तो मैं आपको इमेज ही पढ़ाऊंगा, लेकिन यूपीटीजीटी का फेवरेट है कि आपसे इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन पूछा जाता है। ठीक है, अभी आपकी बात हो गई स्फीयर, कोन और सिलेंडर की, ये भी मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर हम बात करें स्टैटिक्स की, आपका सिलेबस का लास्ट पॉइंट जो है वो आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, तो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या चीज है, ये आप पढ़ लेंगे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों में ही आता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको मतलब नहीं है, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड, अब ये ना पूछा जाए तो स्टैटिस्टिक्स की बात करना ही गलत है। ठीक है, क्या चीज? मीन मीडियन और मोड आपसे पूछा जाता है ऑफ अ ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। अगर आपने कभी मीन मीडियन मोड को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मीन मीडियन मोड हम ग्रुप और अनग्रुप डाटा दोनों का फाइंड आउट करते हैं। अब इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स हैं। कौन कौन सी थ्योरम है? मोस्टली दो ही पूछी जाती हैं। वेज थ्योरम आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत ही कम पूछी जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो थ्योरम रहेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपका सिलेबस में इतना ही था। इंपॉर्टेंट इसमें मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स का अगर कोई अच्छा हो तो वहां से पढ़ना, अगर आपको मुझसे नहीं पढ़ना है तो कॉम्प्लेक्स का देखना कि आपको वो सीआर थ्योरम और सीआर थ्योरम कराए, सीआर इक्वेशन कराए, हर्मिशियन कराए आपको। ठीक है, वो सारी कुछ चीजें, और हैमिल्टन जो आपको मैंने आपको पहले ही बताया था, साथ ही साथ एनालिटिक फंक्शंस कराए। ठीक है, आपको हार्मोनिक फंक्शंस कराए, और इसमें एक चीज पूछी जाती है वो है आपको रेजिड्यू। ठीक है, जो आपको रेजिड्यू कराए आप वहां पर प्रीफर करना, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी का भी पेड क्लासेस मत लेना। ये सब लोग लंबा खींचते हैं, सिलेबस को खत्म कराने की जगह इंतजार करते हैं एग्जाम डेट का कि तब ले जाके ये कराएं। ठीक है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।